Hi students, welcome to Science Center 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So rocket revision में आज मैम लेकर आ गई आपके लिए एक न्यू चैप्टर और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 7 मार्क्स का वेटेज रखता है इन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो इसको प्लीज ध्यान से सुनना और एंड तक जरूर से सुनना. इस एक रॉकेट रिविजन से आपको सेमीकंडक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और याद भी आ जाएंगे. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इसमें आता है बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी आप मटीरियल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से दैट वी नो दैट कि कंडक्टर्स के केस में बेटा जो आपके पास कंडक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, रेजिस्टिविटी मिनिमम होती है. सो ये कुछ वैल्यूज लिखी हैं आपके सामने. कंडक्टर्स के केस में कंडक्टिविटी 10⁻² to 10⁻8 7 मीटर इनवर्स ऑर्डर की होती है. देन रेजिस्टिविटी बेटा 10⁻⁻² to 10⁻8. तो अगर आपको एक भी वैल्यू याद है रेजिस्टिविटी में, बस बेटा उसके सामने क्या लगा देना, नेगेटिव के साइंस लगा देने हैं. कंडक्टर के केस में अगर बात करें, आई होप ये वैल्यूज आपको याद होगी है. सेमी कंडक्टर्स के केस में बेटा जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻5 to 10⁻6 होती है. रेजिस्टिविटी बेटा जस्ट इनके साइंस के आगे नेगेटिव का साइन लगा देना है. सो दीज आर सम वैल्यूज जो स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद करनी है. पीडीएफ मिल जाएगा, प्लीज बार बार जब पढ़ेंगे तो याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें एनर्जी बैंड. अब अगर हम इंडिविजुअल एटम की बात करते हैं, जब वो आइसोलेटेड स्टेट में होता है, जब उसके आसपास कोई भी और एटम नहीं होता, तो उसके जो लेवल्स होते हैं एनर्जी के वो डिस्क्रीट होते हैं, वो डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं. बट वहीं पर अगर मैं बात करूं कि उस एटम के आसपास हम और एटम्स को ले आए, तो बेटा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बातचीत करने लगते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने लगते हैं. और इस टाइम पर बेटा जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो रीडिफाइंड हो जाते हैं. तो हमारे पास दो केसेस आते हैं, यानी कि दो बैंड्स बन जाते हैं इस केस में बेटा, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जहां पर यूजुअली हम मानते हैं बेटा कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रूम टेम्परेचर से कम, यानी कि अगर मैं सिंपल बात करूं 0 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रही हूं, ठीक है. 0 केल्विन टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड बेटा कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा तभी बेटा करंट आएगा आपके इस इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन बैंड में पहुंचने पर. अगर कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा तो आपके पास फिर करंट नहीं आएगा. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. फॉरबिडन गैप बेटा, द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज रेफर्ड टू एज द फॉरबिडन गैप. ठीक है, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में बैठा है और उसको जाना है कंडक्शन बैंड में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में बैठा है उसको कंडक्शन बैंड में जाना है, उसको मिनिमम अमाउंट का एनर्जी बेटा कितना रिक्वायर्ड होगा, फॉरबिडन गैप के जितना रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, कंडक्टर के केस में बेटा ईजी की वैल्यू 0 होती है या फिर बहुत कम होती है, फॉरबिडन गैप होता ही नहीं या फिर बहुत कम होता है. सेमीकंडक्टर्स के केस में बेटा अगर हम बात करें जर्मेनियम के केस में, सो इट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सिलिकॉन के केस में बेटा इट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है जी. अगर हम इंसुलेटर्स के केस में बात करें तो ईजी की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी कि अगर आपके पास बैंड गैप जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या सो ऑन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो ईजी की वैल्यू कॉरस्पॉन्ड करती है बेटा कि वो मटेरियल कौन सा है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी कि इंसुलेटर है. ठीक है, इंसुलेटर है. नेक्स्ट आगे चलो. फिर बात आती है बेटा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की, और उसमें सबसे पहला आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी गंदगी नहीं है. प्योर सेमीकंडक्टर में ऑलवेज रिमेंबर कीजिए दो ही कंडीशंस लेते हैं हम, या तो सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं या जर्मेनियम के बारे में बात करते हैं. बेटा कार्बन के बारे में पूछा जाता है कि क्या कार्बन सेमीकंडक्टर है. नो, कार्बन इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, इट इज एन इंसुलेटर, बिकॉज कार्बन के केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर वेरी नियर टू द न्यूक्लियस, सेकेंड शेल में होते हैं बेटा, और उनको बाहर निकालना इतना ईजी नहीं होता, सो इंसुलेटर की तरह काम करता है. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स की तरह काम करते हैं. दो टाइप के चार्ज कैरियर्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स. तो टोटल करंट बेटा इन दोनों की वजह से आएगा IE प्लस ऑफ IH. इस केस में जो फॉर्मूला वैलिड रहता है हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो वैलेंस बैंड में से लेट्स सपोज अगर 4 इलेक्ट्रॉन बेटा कंडक्शन बैंड में गए तो वो 4 ही होल वैलेंस बैंड में छोड़ के जाएंगे, यानी कि Ne NH Ni के बराबर होता है. ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे. एट 0 केल्विन बात करें तो यहाँ पर बेटा कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं. बट अगर हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं सो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 होल्स हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंगली 4 इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं. अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना बेटा, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है P टाइप और एक होता है N टाइप. पहले बात करते हैं P टाइप की. अब देखो इंट्रिंसिक में ना एक कमी थी, हम कंडक्टिविटी को कितना बढ़ा लेते हैं यार, है ना, प्योर फॉर्म में कमी होती है. जब तक हम अपना कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें, यानी कि हमने सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक से जब एक्सट्रिंसिक बनाया तो हमने बेटा उसमें क्या किया, ग्रुप नंबर 4 में या तो 3 के या तो 5 के एलिमेंट्स को ऐड किया. जब मैं बोल रही हूँ एलिमेंट्स को ऐड किया और 3 के 5 के क्यों किया मैम, बाकियों के क्यों नहीं किया,
और भी तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं, उनके एलिमेंट्स को क्यों ऐड नहीं किया? रीजन बीइंग बेटा, जिन एलिमेंट्स को एज अ इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं उनका जो साइज है वो सिमिलर होना चाहिए, याद आ जाना चाहिए आपको। जब हम ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स को ग्रुप नंबर 4 में ऐड करते हैं वी गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन वी ऐड ग्रुप नंबर 5 टू ग्रुप नंबर 4 वी गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा पी टाइप इज बेसिकली एन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, इसमें जो होल्स का नंबर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेरेटिव टू इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप इज बेसिकली अ डोनर इम्प्योरिटी, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है एज कंपेरेटिव टू होल्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि पी टाइप में जो डोमिनेटिंग करंट आता है वो होल करंट होता है और एन टाइप में जो डोमिनेटिंग करंट आता है वो इलेक्ट्रॉन करंट होता है। बेटा यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो रिश्ता चल रहा था इंट्रिंसिक में कि वैलेंस बैंड से 4 इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले गए तो 4 होल्स खाली होंगे, नहीं बेटा, यहाँ पे ये सिलसिला इक्वल नहीं चलता। यहाँ पे ये रिलेशन फॉलो होता है ni का स्क्वायर इज इक्वल टू ne इंटू NH, where Ne is the electron density, NH is the hole density, Ni is the intrinsic charge density। अब आपको याद हो जाना चाहिए कि P टाइप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स बोरॉन, गैलियम, है ना। और वहीं पर अगर हम ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स की बात करें, N टाइप की बात करें, तो बेटा आप उसमें भी कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड सो ऑन। ठीक है जी। सो आप कोई भी 2-2, 3-3 एग्जांपल्स याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम्स की। बेटा इंट्रिंसिक के केस में अगर आप बात करो जब टेम्परेचर 0 केल्विन है, सो इस केस में आप देख सकते हैं ईजी बैंड गैप जर्मेनियम के केस में कितना है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वहीं पर अगर मैं बात कर रही हूँ फर्मी एनर्जी लेवल की ड्रॉ करने की, बेटा अगर मैं बात करती हूँ फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है? हाउ कैन यू डिफाइन फर्मी एनर्जी लेवल? This energy level is basically corresponding to the average of the energies of the hole in the valence band and electrons in the conduction band। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर है, तो इनकी जो एनर्जी डेंसिटीज हैं बेटा, एनर्जीज हैं इनकी, अगर मैं उनका एवरेज लूंगी तो वो भी तो दोनों का बेटा बिल्कुल, अगर मैं फर्मी एनर्जी लेवल को बनाना चाहूंगी तो वो बिल्कुल सेंटर में बनेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही होल्स है, तो जो इम्पैक्ट बनता है इनका, है ना, जो इफेक्ट आता है फर्मी एनर्जी लेवल का, वो बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ करके हम इसको शो करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली हम इस फर्मी एनर्जी को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द हाईएस्ट, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव एट 0 केल्विन इज रेफर्ड टू एज व्हाट? फर्मी एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन के ऊपर कितनी एनर्जी, है ना, अपने अंदर रख सकता है, दैट इज रेफर्ड टू एज फर्मी एनर्जी। आगे चलेंगे, चल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में बेटा बात करेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम इन द केस ऑफ पी टाइप। पी टाइप के केस में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, बिल्कुल वैलेंस बैंड के पास बेटा एक अनदर लेवल यहाँ पर आ जाता है जिसको हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो वैलेंस बैंड में जा सके, पर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे जा सके। सो द नंबर ऑफ होल्स बेटा इंक्रीज हो जाते हैं, किसमें? पी टाइप में। सो इस वैलेंस बैंड का जो हायर मोस्ट एनर्जी लेवल है और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के बीच का गैप देखिए 0.01 से लेके 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम्स आर रियली इंपॉर्टेंट। जब आपको ड्रॉ करने आएंगे तो उसमें बेटा आपको ये वाली वैल्यूज को मेंशन करना इज वेरी मच मैंडेटरी। नेक्स्ट अगर हम एन टाइप की बात करते हैं, एन टाइप में आप देख सकते हैं, चलिए अभी ये पी टाइप का ही सिलसिला चल रहा है, पी टाइप का समझ में आ गया आपको। अब आगे हम फर्दर देखते हैं बेटा किसका? एन टाइप का। एन टाइप इज बेसिकली व्हाट? एन टाइप इज अ डोनर, है ना, इम्प्योरिटी। तो इस केस में आप हमेशा याद रखिए कि जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड का जो बिल्कुल लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल है उसके जस्ट नीचे एक अनदर एनर्जी लेवल आ जाता है जिसको हम डोनर एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। डोनर एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के सबसे लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल के बीच में भी बहुत बिद्दू सा गैप होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा आसानी से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस लेवल से डोनेट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो रिलेशन था कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर था, ये फॉलो अप नहीं होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। ठीक है जी। सो इस केस में आप याद रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा याद रखिएगा, कंडक्टिविटी जो एन टाइप की होती है वो मैक्सिमम होती है, उससे कम पी टाइप की, और सबसे कम फिर होती है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स की। नेक्स्ट आगे आ जाइए। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। याद कीजिए पीएन जंक्शन फॉर्मेशन कैसे बनता था। अब इंडिविजुअल पी और एन का अपन अचार डालें,
क्या डालें यार बेटा, अचार थोड़ी डालेंगे, चलो यार अब इनको कंबाइन कर देते हैं। अब ऐसा नहीं कि इनको फेविकोल ली और जोड़ दिया और वो पीएन जंक्शन बन गया ना, इनको डिफ्यूज करवाना पड़ता है बेटा हाई टेम्परेचर पर। पी टाइप का वेफर लेके ऊपर एन टाइप के वेफर को डिफ्यूज करवाना पड़ता है। चलो वो पढ़ लेना, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। बट ये सिलसिला याद रखें कि पी में मेजॉरिटी होल्स, एन में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण बेटा पी के जो होल्स हैं एन के तरफ भागने लगते हैं और एन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी की तरफ भागने लगते हैं। फिर आप एक टाइम ऐसा दिखते हैं कि बेटा इनके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका क्रॉस स्टार्ट हो जाता है, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग है ना इज रेफर टू एज डिफ्यूजन। बेटा इस डिफ्यूजन के कारण पी अपने पीछे जो है पी साइड अगर हम बात करें होल्स उधर चले गए तो पीछे बेटा नेगेटिव आयंस छूटते जाते हैं और एन साइड में पॉजिटिव आयंस छूटते जाते हैं। सो एक ऐसा टाइम आता है व्हेन द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर स्टॉप्स। बेटा अब बन जाता है क्या, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में आपके पास कुछ पोटेंशियल बैरियर भी आ जाता है। सो इस केस में आपके पास फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर स्टॉप हो जाते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फिक्टिशियस बैटरी एंड इस बैटरी की वजह से अब ड्रिफ्ट मिलता है बेटा किसको, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। सो अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ड्रिफ्ट का। सो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में दो ही प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट रहते हैं, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्रिफ्ट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पीएन जंक्शन। अब बेटा पीएन जंक्शन के साथ अभी हमने बाहर से कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, कोई भी सप्लाई नहीं दी थी। बट अगर हम बाहर से सप्लाई दे देते हैं ना तो बेटा यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। बेटा ये जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है इसकी कुछ थिकनेस है, मैं मान के चलती हूँ। अब ये जो थिकनेस होती है वो बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻⁻6 मीटर यानी कि 1 माइक्रोन की होती है, बहुत छोटी होती है। अब इसी पीएन जंक्शन के साथ बेटा जब मैं बाहर से कनेक्शंस लगा के कोई बैटरी लगा देती हूँ, सो मैं बेसिकली स्टडी करने जा रही हूँ दो टाइप की बाइसिंग को, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में पी को हम कनेक्ट करते हैं हायर पोटेंशियल के साथ, एन को कनेक्ट करते हैं लोअर पोटेंशियल के साथ। रिवर्स बाइसिंग में हम पी को कनेक्ट करते हैं लोअर पोटेंशियल के साथ, एन को कनेक्ट करते हैं हायर पोटेंशियल के साथ। पी टाइप को जब आप हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में, बेसिकली फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से बेटा आपके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे उनको हेल्प मिलता है, डिप्लीशन रीजन थिन हो जाता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फिर से क्रॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें आपके पास रिवर्स बाइसिंग में, इफ वी टॉक अबाउट रिवर्स बाइसिंग व्हेन पी इज कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल, बेटा उस केस में जो थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन रीजन है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ती जाती है और इसकी वजह से जो डिफ्यूजन करंट है वो बढ़ता नहीं है, वो कम हो जाता है एंड ड्रिफ्ट करंट थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, दैट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें इसको, चीज को समझने की कोशिश करें, पहले तो आपको बेटा डायग्राम से समझा देती हूँ कि पोटेंशियल बैरियर पे क्या असर पड़ता है। डिप्लीशन रीजन अगर हम बात करें जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, तो आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ इतनी है। जब आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग हुई डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो गई। ठीक है, ये जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है बेटा ये एक तरह का पोटेंशियल बैरियर है जिसकी पोटेंशियल को हम VB से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब फर्दर आप रिवर्स बाइसिंग में देखें, जब डिप्लीशन रीजन अगर बात कर रहे हैं विदाउट एक्सटर्नल फील्ड तो कम थी, जब विद एक्सटर्नल फील्ड की बात करें तो डिप्लीशन रीजन बढ़ चुका है, यानी कि डिफ्यूजन अब नहीं होगा। ठीक है, डिफ्यूजन अब नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगर अपन बात करें सो करंट का जो इफेक्ट है, अगर हम टोटल नेट करंट निकालना चाहते हैं इस टाइप के सर्किट में, सो बेटा मैंने माना कि यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा है R, इसके साथ मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट किया है और एक बाहर से सप्लाई लगी है E। बेटा अगर मैं मान के चल रही हूँ ये आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड के केस में जो फॉरवर्ड की रेजिस्टेंस रहती है वो 0 रहती है, रिवर्स की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहती है। बट अगर आइडियल डायोड नहीं है ना राजे, तो उस केस में आपको वैल्यूज गिवन होंगी रेजिस्टेंसेस की। ठीक है, सो आपका करंट E माइनस ऑफ VB डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस से डिनोट हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स देखिए, अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की, तो बेटा ऐसा नहीं है कि आपने बाहर से फॉरवर्ड बाइसिंग करी और लगातार एकदम करंट एकदम शूट अप हो गया, नहीं करंट एकदम बढ़ना शुरू हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता बेटा। कुछ लेवल तक आपके वोल्टेज बढ़ाने पर भी करंट बढ़ता नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को या होल्स को, कोई भी चार्ज कैरियर्स की अगर मैं बात करूं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता बाहर निकलने का। ठीक है, बट जैसे एक सर्टेन लेवल ऑफ आपके पास पोटेंशियल आता है जिसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज,
फॉरवर्ड बाइसिंग में उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। उसके बाद बेटा करंट जो है वो वोल्टेज की भी नहीं सुनता, वो एकदम से शार्प इंक्रीज करता है, यहाँ पे ओम्स लॉ भी फॉलो नहीं होता। सो दिस पर्टिकुलर वोल्टेज इज रेफर टू एज व्हाट, नी वोल्टेज। वहीं पर अगर मैं रिवर्स बाइसिंग में चलूँ बेटा, जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाती जा रही हूँ, आपके पास ज्यादा करंट नहीं बढ़ रहा है, बट एक ऐसा वोल्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं, तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। सो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट एकदम से शूट अप करता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट रहता है वो मिली एम्पियर्स में रहता है, रिवर्स बाइसिंग में जो करंट रहता है वो माइक्रो एम्पियर्स में रहता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रिमेंबरिंग दीज थिंग्स एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बिफोर दैट आई विल लाइक टू से बेटा ये वाले जो डायग्राम्स हैं ये पूछे जाते हैं पेपर में, लेट मी जूम इट फॉर यू। फॉरवर्ड एंड रिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक के डायग्राम्स पूछे जाते हैं। जब आप फॉरवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक के डायग्राम बनाएंगे तो बेटा पीएन जंक्शन के साथ आप वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे जो आप एमीटर कनेक्ट करेंगे दैट विल बी अ मिली एमीटर, बट वहीं पर आप रिवर्स बायस में जो एमीटर कनेक्ट करेंगे दैट विल बी अ माइक्रो एमीटर। ठीक है, बाकी जो कनेक्शन है बेटा पी को रिवर्स में नेगेटिव के साथ जोड़ना है और फॉरवर्ड के केस में पी को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है। ठीक है, सो ये आप याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, अब एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो एप्लीकेशंस में बेटा हमारे सिलेबस में से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, दैट इज रेक्टिफायर की तरह, है ना। आपके पास सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करता है, व्हाट डज रेक्टिफाई मीन्स। रेक्टिफाई मीन्स जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना चाहते हैं। अब बेटा डायरेक्ट करंट भी एक टाइप का नहीं होता, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ डायरेक्ट करंट। एक तो होता है सिंपल डायरेक्ट करंट जो हम बना रहे हैं, जिसमें जिसमें टाइम के साथ साथ करंट की वैल्यू मेजर जो हम करते जाएंगे वो चेंज नहीं हो रही है, हर एक टाइम की वैल्यू पे करंट की वैल्यू सेम ही रह रही है। सो बेटा दैट टाइप ऑफ थिंग इज रेफर टू एज द डायरेक्ट करंट। बट अगर हम बात करें टाइम के साथ साथ करंट की वैल्यू बदल रही है बट वो वैल्यूज पॉजिटिव में ही रह रही है, नेगेटिव में नहीं जा रही, सो दैट काइंड ऑफ करंट इज रेफर टू एज बेटा पल्सेटिंग, है ना। दैट टाइप ऑफ वेव फॉर्म इज रेफर टू एज पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, अब आपके पास जो रेक्टिफायर होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर डायोड फॉरवर्ड बाइस में है, आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस 0 देगा, रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट देगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का बेटा एफिशिएंसी 40.6%, फुल वेव का 81.2%। और बेटा यहाँ पे इसके जो जनरल फॉर्मूलाज है वो मैंने लिख दिए हैं। अगर आइडियल डायोड नहीं होगा उस केस में आपको रेजिस्टेंसेस गिवन होंगी, तो आपको इस तरीके से प्रोसीड करना होगा, वेयर RL इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड RF इज द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में डायग्राम आपके सामने है। हाफ वेव रेक्टिफायर में बेटा एक डायोड लगा हुआ है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये रिवर्स बायस होगा। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमको सिर्फ एक ही बार आउटपुट मिलेगा। अगर इनपुट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही रहेगा। बट वहीं पर अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो ये सेंटर टैप अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इस बार सेमीकंडक्टर में से चांसेस है इसके ऊपर पक्का से क्वेश्चन बनेगा। तो बेटा यहाँ पे 2 डायोड्स लगे होते हैं, तो अगर एक डायोड रिवर्स बायस में चला जाता है हाफ साइकिल के लिए तो दूसरा डायोड उस टाइम पर फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो लगातार इसमें हमको वेव फॉर्म मिलती रहती है, एक बार ड्यू टू D1, एक बार ड्यू टू D2। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर। आई होप यू एंजॉय टुडेज सुपर फास्ट रिवीजन, रॉकेट रिवीजन ऑफ सेमीकंडक्टर चैप्टर। इसी तरीके से आप जुड़े रहे मेरे साथ डेली 7 PM पर एक रॉकेट रिवीजन के लिए। सो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। डू कमेंट यार एंड लाइक जरूर से कर देना सेशन को, एंड प्यार जरूर से देते जाइएगा, क्योंकि मुझे पता है अब भी आपके बाकी एग्जाम सर पर हैं, आप फिजिक्स को शायद इतना नहीं पढ़ रहे होंगे, इसीलिए मैम ने आपके लिए ये छोटू सा प्यारा सा सीरीज प्लान किया है। सो अपना जो प्यार है वो जरूर से देते रहिएगा। मिलेंगे आपको एकदम धुआंधार सेशन के साथ बहुत ही जल्दी। टिल देन स्टे ट्यून्ड।